जो impact of the modern cultivation technique on environment and ecosystem. We are going to discuss this today. Okay. अभी नेगेटिव इम्पैक्ट्स वी विल डिस्कस. यस्टरडे वी डिस्कस द पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट से वो डिस्कस किया था. एंड वी डिस्कस अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि अभी मैंने आपसे बात की थी. ठीक है ना. तो क्या होता था जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो क्या हुआ, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्रीज कर गए. बहुत ज्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने लगे, इसीलिए तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई. ठीक है ना. यस मैम. लेकिन ये प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर दिया केमिकल फर्टिलाइजर्स ने, लेकिन इनके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो गए. जैसे क्या हुआ कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे ये सॉइल में सीप करने लगे, मिट्टी में जाने लग गए अंदर, और वाटर और मिट्टी दोनों में जाने लगे. इससे क्या हुआ कि वाटर को पॉल्यूट करने लग गए, और इस ये जो है इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करने लगे. और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज करने लगे तो सॉइल की फर्टिलिटी जो थी वो भी डिक्रीज हो गई. ये सारा कुछ मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगी. बट जस्ट रिमेंबर राइट नाउ कि क्या हुआ कि द सम ऑफ द हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे सीप इनटू द सॉइल. ये जो है ना, मे सीप इनटू द सॉइल एंड वाटर, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉल्यूट द इन्वायरमेंट. ठीक है ना. एंड अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी. ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब हम इन बहुत कंटिन्यूअस यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो क्या होता है, दे मे सीप इनटू द सॉइल एंड वाटर. पानी में जा सकते हैं, सॉइल में जा सकते हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे, और फाइनली क्या करेंगे, सॉइल फर्टिलिटी को भी डिक्रीज कर देते हैं. ठीक है ना. तो इनिशियल यूज जो होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, ये तो बहुत ज्यादा बम्पर क्रॉप्स बनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्रॉप्स मिलेंगे आपको, प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज होगी, फूड ग्रेन्स ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिलेंगे. लेकिन जिसका जब कंटिन्यूअस यूज करोगे ना, तो क्या होगा कि सॉइल की क्वालिटी को कम कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे. ठीक है ना. यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. और yesterday we discussed about HYV seeds. ओके. तो HYV seeds क्या थे, थोड़ा सा आप बता सकते हैं मुझे. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं जो हाँ. प्रोडक्ट ये जो साइज बढ़ाते हैं क्रॉप का, और ज्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं, कम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ग्रो करते हैं. इनको प्रॉपर इरिगेशन चाहिए ग्रो करने के लिए. एंड वेरी गुड. दे इनहेंस द सॉइल न्यूट्रिएंट्स ओनली फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रेन्स रादर देन लीफ को के लीफ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लीफ की ग्रोथ पे. ये वेरी गुड. इसके फूड ग्रेन्स ग्रेन की की ग्रोथ ग्रोथ पे पे ज्यादा ज्यादा. ध्यान. वेरी गुड. दैट्स एन एक्सलेंट आंसर. बिल्कुल Yes सही. ma'am, they doesn't depend on exposure to the sunlight. Yes, They are that is non very photosensitive. very good. So these were the qualities of HYV seeds, जो कि हमारे ट्रेडिशनल सीड्स से बहुत ज्यादा बेहतर थे, इम्प्रूव्ड सीड्स थे. ठीक है ना. तो ये जो हाई यील्डिंग सीड्स थे ना, ये HYV सीड्स, इनको क्या हुआ, इनको तो हम यूज कर रहे थे, लेकिन जब इंडिया में HYV सीड्स का यूज शुरू हुआ, तो क्या मोस्टली किन 2 क्रॉप्स के लिए यूज हुआ, व्हीट और राइस के लिए, व्हीट और Rice. पैडी के लिए यूज होना शुरू हुआ. पैडी मीन्स राइस. ठीक है ना. सबसे ज्यादा जो यूज हुआ ना, ये व्हीट और पैडी के लिए यूज हुआ. तो आप जब HYV सीड्स लाए, इंट्रोड्यूस किए इंडिया में, और आप सिर्फ व्हीट और राइस के लिए यूज कर रहे थे, तो क्या हुआ, आपने बाकी क्रॉप्स की तो कल्टीवेशन कम कर दी. अब उसी लैंड पे सबसे ज्यादा क्या ग्रो कर रहे थे, व्हीट एंड पैडी ग्रो कर रहे थे. लेकिन हम जैसे लेग्यूम्स का कल्टीवेशन हमने कम कर दिया. लेग्यूम्स मानी, लेग्यूम्स मीन्स जैसे पीज होते हैं, मटर जो होती है ये लेग्यूम हुई, ग्राम चना जो हुआ, ये सारे लेग्यूम हुए. ठीक है ना. तो इनका जो है ना कल्टीवेशन हम फार्मर्स ने कम कर दिया, और ज्यादा किसके प्लांट्स का क्रॉप्स का यूज करना शुरू कर दिया, व्हीट और पैडी Wheat का यूज rice. करना शुरू. हाँ. क्योंकि ये HYV सीड्स मोस्टली जो आए थे ना, दे वर स्पेशली यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड पैडी. तो क्या हुआ कि लेग्यूम कल्टीवेशन डिक्लाइन हो गया. अब लेग्यूम कल्टीवेशन डिक्लाइन होने से क्या होता है, लेग्यूम्स जो होते हैं ना, दे आर लाइक वेरी बेनिफिशियल प्लांट्स. बहुत ही इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. क्या एक बेनिफिट है कि ये जो है ना एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि प्लांट्स को कौन से 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट. NPK, क्या क्या, Nitrogen, phosphorus, potassium. वेरी गुड. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, 3 प्लांट्स को 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं. तो क्या होता था, ये हम कैसे दे रहे थे, ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो उनको फर्टिलाइजर्स के थ्रू दे रहे थे, ये सारे नाइट्रोजन और पोटेशियम और
फॉस्फोरस। लेकिन ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, जिन इनके पास जो होता है ना नेचुरली ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको जो है ना सॉइल से बाइंड कर देते हैं, और सॉरी रूट से बाइंड कर देते हैं, प्लांट के रूट से। ठीक है ना, इसके डिटेल में नहीं जाना है कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जस्ट नो कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ये जो है ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट रूट से बाइंड कर देते हैं, और सॉइल को डायरेक्टली जो है तुमको ये न्यूट्रिएंट मिल जाता है, और कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज की जरूरत नहीं है तुमको, डायरेक्ट नेचुरली ये सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैं मेंशन किया हुआ है, HYV सीड्स वर यूज्ड, थर्ड पॉइंट, HYV सीड्स वर यूज्ड मोस्टली फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड पैडी। ठीक है ना, तो सो द लैंड अंडर लेग्यूम कल्टीवेशन डिक्लाइंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ कि अब हम जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, जो डायरेक्टली ले लेते थे, वो तो अब हम नहीं ले पा रहे हैं। तो जब डायरेक्टली नहीं ले पाओगे तो क्या करोगे, ऑब्वियसली तुम वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करोगे, राइट। तो जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने लाए ना, तो हमने क्या किया, ये सॉइल बिल्डिंग लेग्यूम्स की जो है कल्टीवेशन है उसको डिक्लाइन कर दिया। जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर मेंशन करना, अगर ये आता है तो ये 2 पॉइंट जरूर मेंशन करना कि 10 न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लेड टू अ डिक्लाइन इन कल्टीवेशन ऑफ सॉइल बिल्डिंग लेग्यूम्स एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉइल डिप्लीटिंग क्रॉप्स। अब ये सॉइल डिप्लीटिंग क्रॉप्स कौन कौन से हो गए, डिप्लीटिंग क्रॉप्स समझ रहे हो क्या क्या है। सॉइल डिप्लीटिंग यानी सॉइल की क्वालिटी घटाने वाले, गिराने वाले। एक तो ये है, ये गेस करो मैं क्या लिख रही हूँ, वीट। वीट, राइट। सबसे ज्यादा हमने किसका यूज किया, वीट का। और दूसरा राइस। वेरी गुड, राइस। ठीक है ना, तो ये जो दो है ना, ये वीट और राइस, इनका हमने ज्यादा यूज करना शुरू किया। और सॉइल बिल्डिंग लेग्यूम्स, ये जो है सॉइल बिल्डिंग लेग्यूम्स, इनका यूज हमने कम करना शुरू कर दिया। तो अब वीट और राइस की सिर्फ कल्टीवेशन करने की वजह से क्या हुआ कि हमें ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ा। ठीक है ना, तो ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से फाइनली हमारी सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज कर गई। तो ये HYV सीड्स जो है, इनका बेनिफिट्स तो बहुत सारा है, लाइक जो कि आप जान रहे हो ऑलरेडी। लेकिन इनकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये हुए कि हम लिमिटेड क्रॉप्स के लिए ही यूज कर रहे थे, सारे जैसे सारे क्रॉप्स के लिए नहीं यूज कर रहे, बस व्हीट और राइस के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है ना। और दूसरी बात है कि कल हमने आपको बताया था कि HYV सीड्स को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है ना, फॉर ग्रोथ उनको पानी ज्यादा चाहिए। तो पानी जब ज्यादा चाहिए होगा तो क्या करना होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। और ज्यादा पानी दोगे, तो जब ज्यादा पानी दोगे तो क्या होगा, वाटर टेबल का जो होता है ना वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो कि जब वाटर रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा होता है, जब कोई भी प्लांट ज्यादा वाटर खींचेगा तो क्या होगा, वाटर टेबल डिक्रीज करेगा ना, मिट्टी से ज्यादा सॉइल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है ना, प्लांट क्या कर रहा है, वीट प्लांट क्या कर रहा है, ज्यादा पानी ले रहा है। समझ रहे हैं आप इस पॉइंट को। देखिए यस मैम। हमने कल क्या डिस्कस किया था कि HYV सीड्स को जो है ज्यादा पानी चाहिए होता है फॉर इरिगेशन, राइट। ज्यादा पानी चाहिए होता है, वो कम पानी में नहीं ग्रो कर सकता है, जैसे नॉर्मल पानी जो होता है उसमें नहीं ग्रो करता। इसीलिए हमने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटीज, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स यूज करना शुरू किया। लेकिन जब आप ज्यादा पानी, अगर कोई प्लांट ज्यादा पानी मिट्टी से खींचेगा, कोई भी प्लांट, उसके रूट्स ज्यादा पानी अब्सॉर्ब करेंगे, तो क्या होगा, सॉइल के पानी जो जमीन में होता है, पानी वाटर लेवल होता है ना जमीन में नीचे, अपने दरभंगा में आपने देखा होगा पानी जो है नीचे चला जाता है। गर्मियों में कहते हैं पानी कम हो गया, कहते हैं ना, पानी का सप्लाई कम हो रहा यस है, मैम। यस मैम। वाटर टेबल से नीचे चला जाता है पानी, क्योंकि अब वो प्लांट बहुत ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर रहा है, उसके रूट्स ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो ज्यादा पानी अब्सॉर्ब करेंगे तो जाहिर सी बात है वाटर टेबल तो डिक्रीज करेगा ना। तो वाटर टेबल लेवल जब डिक्रीज करेगा तो पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है ना, इज इट यस क्लियर, मैम। इज इट क्लियर। तो यस मैम। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जरूर बताना कि क्या है। जो HYV सीड्स वर यूज फॉर लिमिटेड क्रॉप्स ओनली, जिसकी वजह से क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल बिल्डिंग लेग्यूम्स कम हो गया, और सॉइल डिप्लीटिंग क्रॉप्स ज्यादा एक्सपैंड करके ज्यादा हम लोग कल्टीवेट करने लग गए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वाटर टेबल जो है वो डिक्रीज कर गया, लेवल ऑफ वाटर टेबल डिक्रीज कर गया।
उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है। अब जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हमने पेस्टिसाइड्स का भी यूज बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया फार्मर्स ने आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। तो पेस्टिसाइड्स का क्या है, पेस्टिसाइड्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स बता सकते हैं क्या क्या है। देखो जब पेस्टिसाइड्स ज्यादा यूज करते हैं, एक तो ये है कि पेस्टिसाइड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है ना, और दे आर वेरी हाईली टॉक्सिक। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको जो दिए हैं ना, दे आर हाईली टॉक्सिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल, अभी डिटेल में बताती हूँ, एंड एक्यूमुलेट इन द फूड चेन।